Hello everyone, how are you all? Welcome back to our YouTube channel Padhaku Junction. And as you know, my name is CA Payal Malhotra and मैं इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 11th का करंटली। एंड हमने क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग जो है अकाउंट्स के लिए टीएस गरेवाल जो बुक है वो रेफर करेंगे। हाउ एवर एनसीईआरटी का सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। एंड अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं, मैं लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 का पार्ट 1 डाला था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट वीडियो में मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस किया था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये पर्टिकुलर चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप इसको देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग आपके लिए एकदम डिफरेंट चीज है। आप इसका बेसिक कवर करना आपका बहुत जरूरी है। आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड पार्ट 1 में वही हमने कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको मीनिंग नहीं पता, फिर कैसे काम चलेगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए एंड देन फिर पार्ट 2 के साथ आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा। चलो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 है एज पर टीएस गरेवाल बुक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये फिनिश हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, सो आज का सबसे पहला टॉपिक है, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? आप ये समझ लीजिए काइंड ऑफ अकाउंटिंग के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको 3 में क्लासिफाई किया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे मैम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? अरे बच्चा, आप सबसे पहले आप 11th क्लास की अपनी बुक का फर्स्ट पेज देखिए। तो जो कवर पेज होता है, जो मेन बुक का जो कवर है, उस पे क्या लिखा है? उस पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, है ना। यानी कि आप क्लास 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th में भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। अब पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, जैसे यहाँ पे मीनिंग लिखा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालना एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानना बिजनेस का। देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें कैसे पता लगेगी? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन गोल होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, उसका पता लगाना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप भी क्लास 11th में जो मैंने लास्ट क्लास में पूरा प्रोसेस बताया था कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करते हैं, फिर आफ्टर हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसमें? जर्नल में। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में, उसके बाद समराइज करते हैं। समराइज के टाइम पे 3 चीजें बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। एंड देयर आफ्टर हम क्या करते हैं? एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं, फाइनली हम कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स किसको? यूजर्स को। इस प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए जरूर आप पार्ट 1 देखें। तो यानी कि हमने इस पूरे प्रोसेस में समझा कि समराइजिंग के स्टेज पे हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना कि भैया हमारा बिजनेस ग्रो कर भी रहा है कि नहीं, कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट में है तो अच्छा परफॉर्म करे, लॉस में है तो क्या रीजंस है, उसको भी एनालाइज हमें करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें आप खुद नाम से पता लगाइए कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं उसकी कॉस्ट पता लगे, है ना। उसके बाद अगर वो कॉस्ट ज्यादा है इंडस्ट्री से तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग पता लगेगा। एक चेक, यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसको रिड्यूस करना एंड कंट्रोल करना। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है
ascertain, reduce and controlling cost. आई होप ये समझ आया आपको. नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या रोल होता है, आप सब अच्छे से जानते हो. मैनेजमेंट का काम ही है कि आपको बिजनेस को मैनेज करना है, यानी कि ये डिसीजंस आपको लेने हैं. डिसीजन मेकिंग सारी किसकी है? मैनेजमेंट की है. यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? हमें कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. समझे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना जो उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए. ठीक है, आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन Next is relationship between bookkeeping, accounting and accountancy. पहले हम रिलेशनशिप को समझे. सबसे पहले जरूरी है हम इन वर्ड्स को सीखें. ठीक है, अकाउंटिंग में आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ. फर्स्ट जो पार्ट 1 है उसमें हमने सारा यही डिस्कस किया है. आज अभी जो मैंने प्रोसेस बताई उसका पूरा मतलब अकाउंटिंग ही था. उस प्रोसेस को क्यूमुलेटिव हम अकाउंटिंग ही बोलते हैं. उसको अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है. हमारे लिए नई चीज है आज जो मैं पढ़नी है, दैट इज बुक कीपिंग. है ना? बुक कीपिंग क्या होती है? पहले हम उसकी मीनिंग पे चलते हैं. मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग में देखो, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने आपको प्रोसेस में क्या बताया? सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिर उसको वैल्यू करना मॉनेटरी टर्म्स में, देन आपको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, फिर उसके बाद आपको एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है, एंड देयरफॉर आपको कम्युनिकेट करना है रिजल्ट्स किसको? यूजर्स को. इसमें जो 4 स्टेप है स्टार्टिंग के, 4 स्टेप क्या थे? आइडेंटिफाई करना है क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ओके, उसके बाद आपको उसको वैल्यू करना है मॉनेटरी टर्म्स में. देन आफ्टर आपको रिकॉर्डिंग करनी है. जर्नल एक बुक का नाम है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं. एंड देन आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि हर चीज के आपको लेजर बनाने हैं. ये जो 4 स्टेज है, ये जो 4 पॉइंट्स है या 4 स्टेप्स है, ये हमारा बुक कीपिंग में कवर होता है. हम पढ़ते हैं. Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transaction. यहाँ पे पार्ट क्यों बोला है कि यार तुम खुद बताओ, वो जो 7 स्टेप है अकाउंटिंग उसमें से 4 स्टेप बुक कीपिंग में, यानी कि ये कहीं ना कहीं पार्ट है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा कॉन्सेप्ट क्या है? बुक कीपिंग, जो उसके 4 पॉइंट्स 4 स्टेप्स को कवर करता है. बीइंग इसमें क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स की, किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? वही मैंने बताया, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट को, फिर उसे मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में, फिर जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको आपको रिकॉर्ड करना है, एंड देन क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई के टाइम पे हम लेजर्स बनाते हैं. उसके बाद मैंने आपको एक डेफिनेशन मेंशन किया है कि बुक पे, ये एक डेफिनेशन जे.आर. बाटली बॉय ने दिया है, ये आप जरूर याद रखना. इससे जब आप डेफिनेशंस एग्जाम में लिख के आती हो तो आपके एग्जामिनर पे जो आपकी नोटबुक्स चेक कर रहा है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. एंड लिटरली ये जो पॉइंट्स है ये आपको ना अच्छे मार्क्स, टॉप पर क्लास पे बनना है, आपको रैंक लानी है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए. नॉर्मल पास होना है तो उसके लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. बट जहाँ आपको 70-80 प्लस जाना है, आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, डेफिनेशंस लिखनी है, यानी कि जो बाकी बच्चे कर रहे हैं उनसे कुछ बेहतर करना है ना. तो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग क्या आप याद कर लेना. देखो क्या लिखा? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स. वेरी इजी. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये जरूरी है, इसको समझते हैं. देखो, जो फर्स्ट स्कोप यानी मीनिंग, क्या क्या कवर होता है इसके अंदर, स्कोप क्या है इसका, यही लिखा है कि इसमें वो 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को, मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में, रिकॉर्ड करना है एंड क्लासीफाई करना है, यानी कि वही 4 प्रोसेस के स्टेप्स जो बुक कीपिंग में कवर होते हैं. अकाउंटिंग क्या बोलते हैं भैया? ये बुक कीपिंग के जो पॉइंट्स आपने देखे ना लास्ट वाले, ये 4 तो इंक्लूड है ही है. इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे. समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है एंड कम्युनिकेट करना है. यानी मीनिंग लिख दिया. स्टेज खुद सोचो. सबसे पहले बुक कीपिंग हो गई, यानी ये तो प्राइमरी स्टेज है, और ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज.
ये बेसिस है अकाउंटिंग। इसके बाद फिर समराइजिंग और ये सब स्टार्ट होता है। और ये कब शुरू होता है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव, खुद सोचो, बुक कीपिंग ये ना नॉर्मल सा काम है, बस आपको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना है। आप खुद सोचो, जब समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये एडवांस लेवल का काम है, वहाँ पे स्किल सेट भी अच्छा चाहिए होगा। अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूँ, ये कोई बीकॉम ग्रेजुएट भी आपका काम कर देगा, उसको इतनी नॉलेज होगी, वो मतलब ये रूटीन का काम है, बस रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना है, नथिंग मोर एडवांस। बट जब समराइजिंग स्टेज पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बिजनेस का बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, वहाँ पे आपके एनालिसिस काम आएगा, वहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग काम आएगी, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज काम आएगी। ना वो समझ लो कि भैया वो तो सीए वाला काम और एक बीकॉम वाला काम है। यहाँ पे बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक सिस्टमेटिकली जस्ट हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर ले। बट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अभी हम पढ़ के आए थे, क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना। The objective of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transactions and events. And अगर मैं accounting की बात करूँ, the objective of accounting to ascertain results of operation यानी कि financial performance and financial position, और उसके बाद फिर communicate करना interested parties को। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेचर ऑफ, मैंने बताया था, रूटीन होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। और यहाँ पे एनालिटिकल है, यहाँ पे आपको एनालिसिस लगाना पड़ेगा, डायनामिक है नेचर में, है ना, एक्स्ट्रा मतलब एडवांस है। परफॉर्मेंस, यहाँ पे नोट्स और ट्रेंड स्टाफ भी काम कर सकता है? नहीं भैया, यहाँ पे तो स्पेशलाइज फंक्शन है, इसीलिए ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ हमें चाहिए। अब लेवल ऑफ स्किल्स क्या है? बुक कीपिंग इज मैकेनिकल नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इतना कुछ बड़ा काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। बट अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए एनालिसिस करने की, इंटरप्रेट करने की। आई होप ये सब कुछ समझ आ गया होगा। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का रिलेशनशिप हमें समझ आता है दैट बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, क्योंकि ये 4 स्टेप उसके कवर कर रहा है। बट अकाउंटिंग इससे बड़ा है, उसमें टोटल 7 स्टेप है, यानी कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटिंग हमने पढ़ा, पूरा प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। पता अकाउंटेंसी क्या होता है? देखो, एक सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इजी है। तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस अभी हम जो सीख रहे हैं, हम अकाउंटिंग की नॉलेज ले रहे हैं, है ना। हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, अभी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग में फॉलो होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्या क्या फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये सारा नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। बट जब हम प्रैक्टिकली उस नॉलेज को यूज करके उसको अप्लाई करते हैं सिचुएशन पे, अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटेंसी इज नॉलेज, बट अकाउंटिंग का मतलब वो एक्शन जो हम लेते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। Accountancy is knowledge, whereas accounting is an action or a process. Accounting process is carried out on the basis of rules and principles framed by accountancy. Thus, it may be said that accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. This is the very very important line जो आपको जरूर मेंशन करके आनी है। क्या लिखा है? अकाउंटेंसी, मैंने क्या बोला था? नॉलेज। हम अकाउंटिंग का नॉलेज ले रहे हैं, हम प्रोसेस सीख रहे हैं, उसको बनाना सीख रहे हैं, यानी हम नॉलेज ले रहे हैं किसका? अकाउंटिंग का, यानी मेन हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग का मतलब क्या? उस नॉलेज को यूज करना, यानी अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप ये सब चीजें आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स बुक कीपिंग की प्रोसेस को फॉलो करके एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, ये इतना कुछ है नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा?
प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड स्टेटमेंट आएगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। अभी तो थोड़ा आपको नया लग रहा होगा, आप जस्ट कंटिन्यू कीजिए, रेगुलर रहिए, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। कोई भी भैया नई चीज है, टाइम लगता है समझने में। जब आप पैदा हुए हिंदी समझने में आपको टाइम लगा, आपको एटमोसफेयर मिला, बस आपको एटमोसफेयर बना के रखना है, रेगुलर टच में रहना है, सब क्लियर हो जाएगा। कैश फ्लो, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। देखो, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ईयर एंड पे, ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम पता लगा पाए। इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ऐसे ही कैश कितना आया कितना गया, उस सब चीज़ों को समझने के लिए कि कैश किस तरह से मेरे बिजनेस में फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो वही लिखा है, ये आप 12th में सीखोगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटेटिव, मतलब क्या उसके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप खुद सोचो क्या क्वालिटीज होना चाहिए भैया, वो विश्वास योग्य होना चाहिए। यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो रिलायबल होनी चाहिए, जिसपे हम भरोसा कर सके। अगर उसमें किसी ने अपने हिसाब से गड़बड़ कर रखी है तो यानी वो रिलायबल नहीं है, रिलायबिलिटी हमें चाहिए। Accounting information should be reliable. Reliability of information means it is verifiable, free from bias and material error. Verifiable मतलब चेक कर पाए जिसको, फ्री फ्रॉम बायस मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके अंदर और कोई गलती ना हो, तब हम उस पर विश्वास कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मेन क्वालिटेटिव फीचर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, दैट इज रेलिवेंस। यानी कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, अब आप बोलोगे यूजर्स कौन होता है, आप जस्ट होल्ड ऑन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हम यूजर्स के बारे में बात करने वाले 2 मिनट बाद। रेलिवेंस का मतलब है भैया जो चाहिए ना, जो जरूरत है वो बताओ आप हमें, बाहर की कहानियां मत बताओ, मेन पॉइंट पे बात करो, रेलिवेंट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन हमें। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने क्या बोला, अपना नाम के साथ पूरा कहानी, मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, मेरा गाँव ये है वो है, मैं ये पढ़ता हूँ पढ़ रहा हूँ, तो बोलोगे रुक जाओ, मैं आपसे नाम पूछा था बस नाम, क्यों खिचड़ी पका दी ये सारी। सेम इसे ही रेलिवेंट बोलते हैं, या आप इतनी इन्फॉर्मेशन मत दो यूजर को, जो उनके काम की इन्फॉर्मेशन है वो दो। ऐसे तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं, हर चीज लिख सकते हैं, सारे चिट्ठे बना सकते हैं, बट हमें उनको क्वालिटेटिव फीचर होता है, यानी कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी जो भी हमारे यूजर्स की नीड है, जो भी उनकी जरूरत है, वो उनको पूरा करे और उनको डिसीजन लेने में हेल्प करे, वो इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें देनी है। आई होप ये समझ के पढ़ भी लेते हैं। Accounting information must be relevant to the users. Information is relevant if it meets the need of the users in decision making. Next is understandability. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, तो बंदा समझ भी पाए। अब आप जर्मन में, स्पेनिश में या फ्रेंच में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दोगे, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना दोगे, तो कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए टू द यूजर्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the users are able to understand it. समझे, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो हम कंपेयर कर सके। देखो, कंपैरिजन के 2 तरीके होते हैं, एक इंट्रा फर्म और एक इंटर फर्म। इसको समझने से पहले हम एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। आपके स्कूल में स्कूल के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है उसे बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन, ये आपको पता होगा। और अगर 2 स्कूलों के बीच में कंपटीशन हो रहा है यानी कि इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मार्क्स का कंपैरिजन पिछले साल के मार्क्स से कर रहे हो, यानी आप अपना कंपैरिजन खुद से कर रहे हो, यानी कि इंट्रा है, यहाँ पे इंट्रा कंपैरिजन है। बट अगर वही वहां पे आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कर रहे हो, अपने क्लासमेट के साथ कर रहे हो, यहाँ पे इंटर वर्ड यूज होगा, समझे। इसी सेम तरीके से आप ये बोल रहे हो कि जब बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को या अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को
कंपेयर करता है अपने प्रायर पीरियड से, है ना? मान लो इस साल प्रॉफिट हुआ 50,000, उसको कंपेयर करें पिछले साल से, पिछले साल 60,000 हुआ था। यानी कि कंपैरिजन वो किससे कर रहा है? अपने आप से, पिछले साल से, इस पीरियड का यूज करके। वो बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन, लिखा भी हुआ है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट होता है अगर मैं अपना कंपैरिजन हमारी फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मिठाई का है, ठीक है, मैं मेरी स्वीट्स की शॉप है और एक और स्वीट्स की शॉप मेरे बगल में है, सब कुछ सेम है हमारा, और मैं अपना कंपैरिजन अगर उसके साथ कर रहा हूँ तो वो क्या बोलेगा? इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या बोलेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से ताकि आपकी समझ आ जाए। Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other periods known as intrafirm। यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को किससे कंपेयर कर रहा है? प्रीवियस पीरियड से कंपैरिजन कर रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्राफर्म। और वही अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अदर एंटरप्राइज यानी दूसरे बिजनेसेस के साथ कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरफर्म कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भी बहुत देर से हम पढ़ रहे थे, यूजर्स के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। बहुत सारी जगह हम यूजर्स पढ़ के आए। एक अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यूजर्स क्या होते हैं अब समझते हैं। तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको दो में हम बांट सकते हैं, एक तो होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर क्या होता है? यानी कि इंटरनल यूजर का मतलब क्या है? जिनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का डायरेक्ट एक्सेस है, राइट है उनके पास, वो कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, उसे बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। इसमें एग्जांपल लो, ऑनर है बिजनेस का जिसने पैसा लगाया पूरा, या मैनेजमेंट है जो की डिसीजंस लेता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। इन दोनों पार्टीज के पास बिजनेस के हर एक रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, इनके पास राइट होता है, ये बिजनेस का कोई भी रिकॉर्ड खुलवा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। जो समझ आता है, जो उनसे इन्फॉर्मेशन लेने चाहिए, वो इसको एक्सेस होता है इनको, वो उसको देख सकते हैं, राइट इनके पास अवेलेबल है। बट अगर मैं बात करूँ एक एम्प्लॉय की या फिर बैंक की, कोई भी आउटसाइडर पार्टी की, क्या वो मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं? क्या उनके पास राइट है कि कोई भी रिकॉर्ड उठा लिया, भाई जर्नल दिखा अपना, ओहो अपना लेजर दिखाओ, आप अपनी ट्रायल बैलेंस दिखाओ? नहीं, दे आर नॉट अलाउड। एक एक बिल का एक्सेस होता है ओनर्स और मैनेजमेंट को, बट बाकी बंदे ये सब नहीं, इसका सेल का बिल दियो अपना, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं, उनको राइट नहीं होता। इसी बेसिस पे हम यूजर्स को दो में क्लासिफाई करते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब जिनको राइट है सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का इंडिविजुअल लेवल पे सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उन्हें इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। इसमें दो आते हैं, ऑनर्स एंड मैनेजमेंट। देखो, internal users are the users who have access to significant information at the micro level, मतलब individual level from the accounting records that is useful for decision making। और internal कौन कौन से होते हैं? ओनर और मैनेजमेंट। अब पॉइंट ये आता है यार, ओनर और मैनेजमेंट मतलब इन लोगों को चाहिए क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्या करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? पढ़ते हैं। देखो, ओनर कौन है भैया? उसने ना पैसा लगाया बिजनेस में, का तो हक बनता है इन्फॉर्मेशन, उसे तो जानना है ना, मैंने पैसा लगाया, मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस से, उसको तो ये जानना है। दिस इज द रीजन वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चाहता है। देखो, दिस ओनर हैव इन्वेस्टेड कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? जो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैश भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, बाकी डिटेल में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। They need accounting information about how much profit is earned or loss incurred by the business। यानी बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब उन्हें जानना है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए भैया? मैंने अभी बताया, उनको की डिसीजन लेने होते हैं, इसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, स्ट्रेटजीज सच एज हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट। ये सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये सारे डिसीजन के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, अब आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर मैंने अभी अपना बताया था कि ये वो लोग होते हैं भैया जिन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, जिनके पास इंफॉर्मेशन का राइट नहीं होता इंडिविजुअल लेवल पे,
है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर। इसमें कौन कौन होंगे और क्यों उन्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो भी देखेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ठीक है, डायरेक्ट इनको कोई एक्सेस नहीं है, इनका कोई राइट नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख सके, है ना। तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, आप ये सोचिए। इन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि मोस्टली जगह पे आप देखते हो क्या होता है, कुछ इनके फिक्स सैलरी होती है और इनको बोनस दिया जाता है, या फिर सैलरी का कुछ पार्ट लिंक कर दिया जाता है बिजनेस के प्रॉफिट से। वो कहते हैं अच्छा बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ तो 2% हम आपको आपको बोनस के रूप में देंगे, यानी परफॉर्मेंस बोनस, जो कि लिंक किससे कर दिया, बिजनेस के प्रॉफिट से, है ना। यानी यहाँ पे अब एम्प्लॉयज को जानना है भाई अब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो 2% हमें मिलेगा, इसीलिए वो क्या है, इंटरेस्टेड है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, usually employees are entitled to bonus and increment at the year end. Such bonus and increment is generally based on performance of the enterprise. Hence, employees use accounting information to know and plan about the remuneration and future. Now, next is बैंक। अच्छा बैंक को क्यों चाहिए, बैंक को भी चाहिए। अगर उन्होंने आपको लोन दे रखा है तो ऑफ कोर्स भैया आप चुका भी पाओगे कि नहीं, और नहीं लिया तो भैया तो उससे पहले सब चेक करेंगे कितना लोन देना है, क्यों देना है, पेइंग एबिलिटी है कि नहीं, मेरा लोन अमाउंट सेफ है कि नहीं। ये सारे डिसीजन बैंक को लेने पड़ते हैं, और ये किस बेस पे लेंगे, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है उसी के बेसिस पे, इसीलिए उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बैंक को क्यों चाहिए, bank needs accounting information, track the progress of the enterprise so that they can make the following decision। decision क्या है, पैसे देने हैं कि नहीं एंटरप्राइज को, बिजनेस को, एबिलिटी कितनी है फिर पेमेंट की, कितना पैसा लेंड करूँ, कितना सेफ है देना। ये सारे डिसीजन बैंक हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब आता है बट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। क्या होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर तो है बट पोटेंशियल यानी कि फ्यूचर में इन्वेस्टर बन सकते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसको इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, है ना। The potential investors use the information to decide whether they should invest in the enterprise or not. Next is creditors। क्या होता है creditors, देखो अगर हम किसी से उधार सामान परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के रिलेटिंग तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। अभी एक नॉर्मल समझ लो कि अगर हमने बिजनेस के रिलेटिंग कोई गुड्स हमने उधार में परचेज किए हैं तो उस फलाने बंदे को, उस पार्टी को हम क्रेडिटर बोलेंगे, यानी जिनको हमें पेमेंट करनी है। क्रेडिटर को क्यों चाहिए भैया, वो सोचेगा ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो उसे पता लगेगा इनकी एबिलिटी कैसी है, ये मेरा सामान जो मैंने इन्हें उधार दिया है मेरा पेमेंट कर भी पाएंगे कि नहीं, ना वो तब डिसाइड करेगा। Creditor use accounting information to assess whether they should supply goods and service to the enterprise on credit. Financial statements help them to understand what is the paying ability of the enterprise। समझ गए आप। अब आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, अरे भैया टैक्स भूल गए, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और ये चेक करने के लिए कि क्या बिजनेस ने जो टैक्स पे किया वो करेक्ट पे किया है कि नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लो या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना। नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक को क्यों चाहिए, अरे यार तुम खुद बताओ, पब्लिक से सब कुछ आप ले रहे हो, लेबर पब्लिक से आ रहा है, सामान आप पब्लिक से ले रहे हो, सामान बेच भी पब्लिक को रहे हो, उसके बाद अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ना करो तो फिर कैसा लगेगा, है ना। पब्लिक भी इसलिए चेक करते रहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर बिजनेस इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। हमें ये भी जान रहता है यार कंपनी में कोई डायरेक्टर तो नहीं चेंज हो रहा, कोई नया बंदा तो नहीं आया कंपनी में, ये सब चीजें हमें जाननी होती है। इसीलिए पब्लिक भी क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है। देखो
Public needs information to assess the enterprise contribution to the economy in many ways. Employment generated, भैया employment वगैरह generate कर रहे हैं कि नहीं, अपनी corporate social responsibility यानी अपनी social responsibility fulfill कर रहे हैं कि नहीं, ये public को जानना होता है, इसलिए public भी क्या है, interested external users. ओके एंड आज का लास्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम है अकाउंटिंग में। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। हर जगह डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, ठीक है। अब आप अपनी 11th क्लास की बुक में देखोगे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम, बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है, यानी कि आप डबल एंट्री सिस्टम पे ही अकाउंटिंग सीखने वाले हो, यही मेथड हर जगह भी फॉलो होता है। अब पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, तो दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसको एक एस्पेक्ट को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड इसको अभी भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, कमिंग चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे, आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी जस्ट होल्ड ऑन। अब बात आती है कि जो दो पहलू है, दो पहलू क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पेन खरीदा, ठीक है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। मेरे पास ये पेन आया, दैट इज एक एस्पेक्ट है, मैंने इस पेन को रिसीव किया। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मैंने इस पेन के लिए आपको 20 रुपए भी तो पे किए, यानी रिसीविंग ऑफ पेन, गिविंग ऑफ 20 रुपीज। ये दो एस्पेक्ट है, ठीक है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को जो कवर करता है उसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसमें से एक एस्पेक्ट डेबिट साइड में जाएगा, एक क्रेडिट साइड में जाएगा। इसीलिए कमाल की बात, हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। अगर आपकी अकाउंटिंग ठीक है, आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया था, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होगा। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। Double entry system means a system of accounting which recognizes and records dual aspect, यानी डेबिट एंड क्रेडिट। एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कमिंग चैप्टर्स में हम जरूर सीखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एक एस्पेक्ट को तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल वही जैसे मैंने दिया, हमने कोई गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स को तो एक्वायर किया और हमने रिटर्न में क्या दिया, कैश। यानी कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, रिसीविंग ऑफ गुड्स एंड पेइंग ऑफ कैश। अब डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एक को डेबिट साइड में, एक को क्रेडिट साइड में। ये आपको क्लियर हो गया। अब आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या है, क्या इसकी खासियत है। सबसे पहले हर ट्रांजेक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि दोनों पहलू को ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है टू फोल्ड एस्पेक्ट, वही बताया दोनों को कि एक रिसीविंग को भी रिकॉर्ड करता है, गिविंग को भी रिकॉर्ड करता है। इस सिस्टम में एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे, हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। अगर एक को डेबिट कर रहे हो दूसरे को क्रेडिट कर रहे हैं हर ट्रांजेक्शन में, यानी कि हमेशा टोटल ऑफ डेबिट जो है क्रेडिट के हमेशा इक्वल होगा, जिससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बन जाएगी ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो जो हमने पार्ट 1 में अभी डिस्कस जो किए थे अकाउंटिंग एडवांटेजेस, देखो एडवांटेजेस हमने देखे थे ना, ये वाले, ये जो हमने अकाउंटिंग एडवांटेज, यही डबल एंट्री क्यों गए, यही सेम आप लिख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सीखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम को बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने थे, आपने या तो कोई एक रिकॉर्ड कर लिया या रिकॉर्ड करना ही भूल गया, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका इनकम्प्लीट वर्जन है, इसको एक और चीज बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी इनकम्प्लीट है ये रिकॉर्ड्स, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट है, यानी कि अब ट्रांजेक्शन तो कोई एक एस्पेक्ट कर रही हो, यानी आपने रिसीविंग ऑफ गुड्स तो रिकॉर्ड कर लिया, बट उसकी जगह जो पैसे गए वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कैश का बैलेंस तो कम नहीं हुआ फिर उसके लिए, यानी कुछ गड़बड़ है, इनकम्प्लीट है यानी वो चीज, या फिर आपने पूरा ट्रांजेक्शन ही मिस कर दिया, इसे भी क्या बोलते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। Single entry system of recording transactions in the books of account may be defined as incomplete double entry system. Instead of maintaining all the accounts, only personal account and cash books are maintained. आप इस लाइन को अभी होल्ड पे रखना, हम समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में भी कि क्या होता है ये पर्सनल, क्या होता है कैश बुक, ठीक है। चिल रहो।
It is also known as accounting from incomplete records. The accounts maintained under this system are incomplete and systematic and इसीलिए उन्हें reliable नहीं। आज हमने क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये पूरा फिनिश अप कर लिया हमने। ये हमने पार्ट 1 जो था इतना हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया एंड दिस इज द फाइनल वीडियो जो मैं डालूंगी। एंड अगर आपको मेरा टीचिंग समझ आ रहा है, ये कंटेंट आपके काम आ रहा है, जो भी मैं बताती हूँ आपको समझ आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और देखो आपको कोई भी कमेंट है या फिर मेरे लिए आपके पास कोई अप्रिशिएशन वर्ड है तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए। इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। हमें भी अच्छा लगता है कि यार जो हम कर रहे हैं ये मेहनत ये किसी के काम में आ रही है। सो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।